हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा आज फिर नए साइंस के नए टॉपिक के साथ फिर आपके बीच में हाजिर हूं। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका। और आप हमारी वीडियो एक एक करके आपने कम से कम साइंस की मोस्ट टॉपिक आपने देख रखे हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा, साइंस की क्लासेज अच्छा भी लग रहा होगा। और यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं समझता हूं कि आपको फीडबैक ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से यदि आप छोटे छोटे पॉइंट यदि आप क्लियर करते रहोगे मेरे वीडियो से, तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभप्रद साबित होगा। चलिए, आज की जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है अपना पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। और मैं आपको पहले बता दूं, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, सरफेस टेंशन हो गए, केशिकत्व हो गए, केशिकत्व की बात करते हैं, सायनता की बात करते हैं। ये कुछ तीन ऐसे हैं प्रॉपर्टीज जो द्रव के माने जाते हैं, यानी गुण, द्रव का गुण माना, लिक्विड, ठीक है ना। द्रव पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, जो गुण सबसे मुख्य है वो कौन कौन से? सरफेस टेंशन है और सायनता और केशिकत्व। ये तीन आज हम इसी अहम टॉपिक की डिस्कस करेंगे, तीनों की ही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ले लिया पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। आपके मन में कभी कभी आता होगा, जनरली अपन पहले बात कर ले तो देखते होंगे कि बारिश की बूंदे गोलाकार हो जाता है। जब कहीं अपन क्या कहते हैं, वर्षा की बूंद हो, या ऐसे भी आप देखते हो नॉर्मली पानी भी यदि किसी चिकनी सतह पे डाल देते हो तो एक गोलाकार का रूप ले लेता है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि आखिर ये गोलाकार का क्यों रूप लेता है? कभी नहीं सोचा। चाय पीते हो या गर्म सूप पीते हो तो ये आपको अच्छा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जैसे ही ठंडा हो जाता है आपको स्वादहीन होने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है? ठीक है ना। घी ज्यादा में गाढ़ापन है, दूध उससे कम गाढ़ापन है, ग्लिसरीन भी उससे कम गाढ़ापन है। ये हवा में दौड़ते हैं और पानी में दौड़े तो दोनों में अंतर है। ये सारे गुण जो है द्रव का गुण कहलाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ये पॉइंट आ जाते हैं। तो नॉर्मली हमें ये घटनाएं हमारे साथ घटित होती रहती है, बट हम ध्यान नहीं देते। लेकिन इसी चीज को साइंस में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आ गया आपका पृष्ठ तनाव। क्या है पृष्ठ तनाव? द्रव के अंदर एक ऐसा गुण है, एक ऐसी प्रवृत्ति आती है कि जैसे यदि उसको इकाई सतह पर यदि छिड़क दिया जाए तो अपने आप एक सिमटने की, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता रहता है। ठीक है ना। तो हम उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव होता क्या है, सरफेस टेंशन है क्या, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट जो अभी डिस्कस करेंगे। इसके डिस्कस करने के लिए इन सब के पीछे है बल का महत्वपूर्ण स्थान। हम बात करेंगे बल का। सबसे पहले बल की बात करेंगे। पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और सायनता को समझने से पहले हमारे पास दो ऐसे बल हैं जिनको समझना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे ससंजक बल की और फिर आसंजक बल की। ससंजक बल और ससंजक बल को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं और आसंजक बल को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो इसी से संबंधित अपन बात करेंगे। सबसे पहले मुख्य पॉइंट मैं बता दूं कि प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं अणुओं से मिलकर बनाता है। क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? अणुओं से मिलकर बना होता है, जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जिनके बीच किसका कार्य करता है? आकर्षण बल कार्य करता है। वो आकर्षण बल क्या हो सकता है? वो आकर्षण बल ससंजक बल भी हो सकता है, आसंजक बल भी हो सकता है, घर्षण बल भी हो सकता है, गुरुत्व बल भी हो सकता है, नाभिकीय बल भी हो सकता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के बल है। ठीक है दोस्तों। तो जो मोटे तौर पे अपन जब बात आते हैं तो वहां पे पूछ भी लिया जाता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है, तो प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है जिनके बीच आकर्षण बल आसानी से कार्य करता है। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे सबसे पहले कोहेसिव फोर्स को। किसको समझेंगे? कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है ना दोस्तों। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स और कहां इसका प्रयोग किया जाता है, किनके बीच ये आकर्षण बल की तरह कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनकी डिस्कस करेंगे। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता। दोस्तों क्या कहा दोस्तों मैंने? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। तो लिख दे अपन
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है दोस्तों? सहसंजक बल कहलाता है। सहसंजक बल कहलाता है, यानी कोहेसिव फोर्स कहलाता है दोस्तों। चलिए, सबसे अधिक सहसंजक बल किसमें होता है? पहला क्वेश्चन अब यहां से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक सहसंजक बल या कोहेसिव, आपको कभी कभी इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में भी लिख दे सकता है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, कि सबसे अधिक सहसंजक बल किसमें होता है? आपके पास वहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, ठोस में होता है, द्रव में होता है या गैस में होता है। तो आपको बताना है सबसे अधिक जो सहसंजक बल का मान होता है वो ठोसों में होता है। ठोसों में सहसंजक बल का मान अधिक होता है और गैसों में सहसंजक बल का मान कम होता है। क्या होता है? सहसंजक बल का मान कम होता है, जबकि गैसों में सहसंजक बल का मान 0 होता है। यही कारण है कि उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। किसमें? गैसों में। यही कारण है कि उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यहां पे दोस्तों, यहां पे लिख देंगे सहसंजक बल का मान सबसे अधिक किसमें होता है? ठोसों में। ठोसों में अधिक होता है सहसंजक बल और द्रव में कम। द्रव में कम होता है और गैस में 0 होता है। गैस में क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। यही कारण है कि गैस जो होता है वो विसरण का गुण रखता है। किसका गुण रखता है दोस्तों? विसरण का गुण रखता है। द्रवों में सहसंजक बल का मान बहुत ही कम होता है, फलस्वरूप द्रवों की कोई निश्चित आकार नहीं होता। यही कारण है कि उसकी कोई निश्चित आकार नहीं होता। कम होने के कारण ही द्रवों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, जबकि ठोस में निश्चित आकार होते हैं और अणु आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिटाकर मैं आपको दोबारा एक बार और इसको रिपीट कर दूं, दोहरा दूं दोस्तों कि मैंने क्या कहा आपसे कि सहसंजक बल का मान सबसे अधिक किसमें होता है? ठोसों में होता है। इसीलिए इसका आकार क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता है। क्या होता है दोस्तों? निश्चित होता। और मेरे प्यारे भाइयों, द्रव में कम होता है, इसीलिए इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। और गैस में सहसंजक बल का मान 0 होता है। यही कारण है कि गैस उनमें विसरण का गुण पाया, यानी गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण का मतलब होता है फ्यूजन करना, यानी फैल जाना, ठीक है ना। तो जिसके कारण इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। सबसे पहला, सहसंजक बल किसे कहते हैं? कोहेसिव फोर्स क्या होता है? मैंने क्या कहा? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य या अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल का मान सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम अपन किसमें कहते हैं? द्रव में होता है, और बिल्कुल शून्य किसमें होता है? गैस में होता है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते तो आपको बताना सबसे अधिक किसमें। यही कारण है कि ठोसों की आकार निश्चित होती है, द्रवों की कोई आकार नहीं होती है, और गैसों में विसरण के गुण पाए जाते हैं। उनके ना आकार आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता, और विसरण फैलने के गुण रखते अपने पास में, ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आसंजक बल के। किसकी बात करेंगे दोस्तों? आसंजक बल के। प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस कर लिया था कि द्रव के गुण जो होते हैं मुख्य रूप से 3 गुण रखते द्रव अपने अंदर। पहला पृष्ठ तनाव का, दूसरा केशिकत्व का, और तीसरा सायनता का। इन तीनों को गुण रखने के कारण हम द्रव का विस्तृत अध्ययन करते हैं। उसमें हम जिस 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, वो गुण का मुख्य कारण है उनके अंदर बल। और बल कौन कौन सा?
ससंजक बल और आसंजक बल। तो ये दोनों बल जो होते हैं हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये किस प्रकार से कार्य करता, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आसंजक बल की। आसंजक बल, अब यहां पे आ जाएगी एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, अब ये हो गया एडहेसिव फोर्स यानी आसंजक बल। आसंजक बल का परिभाषा आप किस तरह से दे सकते हो? दो भिन्न पदार्थों के, दो भिन्न भिन्न हो सकता है। अच्छा चलिए, आज तक मैंने जितनी भी क्लासें ली आपसे मैं कभी भी एक उदाहरण के तौर पर गांव की परिभाषा मैं नहीं दिया, उदाहरण नहीं दिया। आज मैं आपका उदाहरण, पहले आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है, जब हमारे चाचा ताऊ या कोई भाई बंधु प्रदेश में कमाने के लिए चले जाते थे, जयपुर आ जाते थे कमाने के लिए दौसा से, या कहीं जयपुर से कहीं कोई अन्य राज्य में चले जाते कमाने के लिए, तो पहले हम क्या करते थे, हमारी माँ बहनें एक पत्र के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप होता था। उस टाइम हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन की उतना वो नहीं था, तो उसी आसंजक बल के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि हम पत्र लिखकर डाक के माध्यम से भेजते थे, या वो हमारे पड़ोसी में कोई रहते थे वहां, तो उनको देते कि भाई ठीक है हमारे ये आदमी को दे देना, हमारे भाई बंधु को दे देना, चाचा ताऊ को दे देना, और इस तरह से पत्रावली के माध्यम से हमारे बीच में संबंध स्थापित होता था। गांव के लोग और इस तरह से ही करते थे। मोबाइल कम्युनिकेशन की तो अब की जमाना की बात है। तो हम क्या करते थे, उस टाइम की जो बात है, तो जब हम अंतरदेशी, एक 50 पैसे 25 पैसे की अंतरदेशी आता था, उस अंतरदेशी पर जब भी अपन कोई बात लिखकर भेजते थे, तो बात लिखने के बाद हम क्या करते थे, कुछ ऐसे भी बातें होती थी जो गुप्त होता था, जिस बातें को हम कभी बताते नहीं थे। ठीक है ना, हम अपने सासू माँ को, सासू देवर की बातें, ननद की बातें भी हम पति से करते थे, या उनकी बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे। तो वैसे कंडीशन में हम पत्र में भी लिखकर भेजते थे। जब हम पत्र में लिखकर भेजते थे अपने जो बातें होता था, उसके बाद अंतरदेशी में हम क्या करता था, चोरी चुपके हम देते थे किसी को, या हम डाल के आते थे डाक में। तो वहां पे क्या होता था, देख ना ले तो हमारे अपने घर में या किसी घर में जो चावल बनता है, या तो चावल को बनने के बाद उसके जो होती उससे हम चिपका देते थे। अदरवाइज जो गांव घर में हम जैसे आप जैसे जो पुराने पद्धति के लोग अभी भी हैं, जो ग्रामीण भी आदमी हैं, वो क्या करते थे, अपने थूक से लेकर उसको चिपकाने की कोशिश करते थे, और इस तरह से इससे चिपका देते थे, इस तरह से, और वो चिपक जाता था, नॉर्मली चिपक जाता। दो भिन्न प्रकार के धातुओं के बीच लगने वाला, दो भिन्न धातुओं के मध्य अनु आकर्षण बल वाली जो बात है उसी की बात कर रहा हूं। इनके दो, अब एक क्या आ गया, एक तो हो गया पेपर, ये एक धातु हो गया, दूसरा क्या हो गया, चावल, फुला हुआ उबाले हुए चावल की बात कर दे, गोंद की बात कर दे, थूक की बात कर दे, लाड़ की बात कर ले, इन सब में क्या होता है, लसलसा पदार्थ होता है। लसलसा पदार्थ से हम क्या करते, इसको चिपकाते थे और ये चिपक जाता था। तो ये किस प्रकार के बल रखता है, आसंजक बल के कारण ये चिपक गया। ये उदाहरण सबसे सटीक होता ताकि आप समझ सको। उसी की बात करें हम यहाँ पे कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, आसंजक बल। आसंजक बल के कारण ही अंतर्देशीय लिफाफा चिपक जाता है गोंद से। ठीक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि लिफाफे को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है, उसमें किस प्रकार के बल कार्य करते हैं, ससंजक बल कार्य करते हैं, आसंजक बल कार्य करते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रामीण उदाहरण दे चुका हूं। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह की पहले घटनाएं होती थी, जिस तरह से पत्रावली व्यवहार होता था, उसमें बताया था कि आराम से थूक हो गया, लार हो गए, लसलसा पदार्थ हो गए, अपने गोंद हो गए, उबले हुए चावल हो गए, या आटा के गूंदे हुए हो गए, उन सब से चिपक जाते थे। तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हमने क्या कहा, आसंजक बल कह दिया। दोस्तों क्या कह दिया, आसंजक बल कह दिया। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगो देता है। जल किसी वस्तु को, यानी पानी किसी वस्तु को भिगो देता। आपसे पूछ लिया जाए कि जल किसी वस्तु को भिगो देता है किसके कारण, तो आपको क्या बताना है, आसंजक बल के कारण। ठीक है ना, यहां क्या है, दो भिन्न दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य
अणुओं के मध्य, एक ये पदार्थ हो गया, दूसरा ये पदार्थ हो गया, दो अण, पहला एक पदार्थ, दूसरा ये पदार्थ, दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। और आसंजक बल का उदाहरण किया गया है कि जल यदि किसी वस्तु को भिगो देता है तो किस बल के कारण भिगो देता है? तो आप यहाँ पे किसी वस्तु को यदि भिगो दिया तो इसका मतलब क्या होगा? किसके कारण भिगो दिया? वो आसंजक बल के कारण भिगो दिया। कौन से बल के कारण? उन दोनों वस्तुओं के बीच में किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है? आसंजक बल कार्य कर रहा है, इसीलिए जल किसी दूसरे वस्तु को भिगो देता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास में, हम पहले अपन बात करें, आजकल तो व्हाइट बोर्ड और ये इस तरह से देखो मार्कर काम में लेने लगे, पहले इस तरह से हम ये सब काम नहीं लेते थे। पहले हम ब्लैक बोर्ड पर, स्कूल में आप लोगों ने भी अध्ययन किया है, हम लोगों ने भी अध्ययन किया, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में पहले भी एक ब्लैक बोर्ड होता था। तो ब्लैक बोर्ड पर जो अपन चौक से लिखते थे तो वो उभर कर आ जाता था और दिखाई देने लगता था कि इस तरह से। उदाहरण के तौर पर अपन यही मान लो, ये मान लो अपने उदाहरण के ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब ये आपको दिखाई देने लगा। तो इनके दोनों के मध्य दो भिन्न धातु है, ब्लैक बोर्ड अलग धातु है और ये अलग पदार्थ, दोनों अलग अलग पदार्थ। इन दोनों के मध्य जब हमने आपस में आकर्षण की गुण पैदा हुआ तभी तो ये आय दिखाई दिया आपको। अर्थात क्या कहा है पे कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर सामने आ जाते हैं या अक्षर उभर जाते हैं, ये किस बल के कारण? तो आपको बताना है आसंजक बल के कारण। दोस्तों किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। तो ये दोनों के दोनों उदाहरण आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे उदाहरण की बात किया मैंने, पहला उदाहरण देंगे अपन, जल वस्तु को भिगो देता है, किसके कारण? आसंजक बल के कारण। नेक्स्ट उदाहरण देंगे अपन, ब्लैक बोर्ड पर चौक से, चूना का चौक आता था दोस्तों, तो चूना के चौक से बात करें, चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं, ठीक है ना। यहां पे भी एक प्रकार का बल कार्य कर रहा है, दो भिन्न पदार्थों के मध्य आकर्षण बल लग रहे हैं, वो आकर्षण बल कौन सा है? आसंजक बल। ये दोनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और ये दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी, जितनी बार पेपर हुई है, रेलवे की बात करें, राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, अपन नॉन टेक्निकल, टेक्निकल में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करो, बार बार मैं रिपीट करता हूं, हर क्लास में रिपीट करता हूं, जितने भी पेपर हुए जहां साइंस एक सिलेबस के रूप में है, वहां यदि सिलेबस में पृष्ठ तनाव है तो समान विज्ञान के तौर पे भी क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? कि ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पे अक्षर उभर के आ जाते हैं, तो इन दोनों के मध्य किस प्रकार के बल कार्य करते हैं या किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? आसंजक बल के कारण होता है। जल वस्तु को भिगो देता है, किसके कारण भिगो देता है? किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण भिगो देता। आसंजक बल किसे कहते हैं? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। लिफाफे गोंद से चिपकता है, ठीक है ना, तरल पदार्थ से चिपकता है, उस दोनों के बीच में किस प्रकार का बल कार्य करता है? आसंजक बल कार्य करता है। तीनों ही सबसे बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं दोस्तों। चलिए, अभी तक तो अपन ने बात कर लिया पृष्ठ तनाव में ससंजक बल और आसंजक बल की। अब अपन एक सबसे महत्वपूर्ण दो उदाहरण और की बात करेंगे। दो ऐसे उदाहरण हैं जिनको और सबसे समझना जरूरी है। पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। लोग कहते हैं अपने को कि पानी कांच पर चिपकता है, पानी कांच पर चिपकता है। क्यों चिपकता है पानी कांच पर? क्या कारण है जब पानी कांच पर चिपकता है? पानी कांच पर चिपकता है और पारा कांच पर नहीं चिपकता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है लेकिन पानी कांच पर चिपकता है। दोनों के बीच में क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपके समक्ष रख रहा हूं, और ये आपको तरीके से समझना है। बिल्कुल
पेशेंस बनाकर, धैर्य बनाकर आप समझोगे तो बेहतर समझ में आएगी आपको टॉपिक। मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि पारा कांच से नहीं चिपकता है, लेकिन पानी कांच से चिपक जाते हैं। क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं कारण लिख दूं आपको, पारा कांच से नहीं चिपकता है। क्या नहीं चिपकता है? क्या कारण है? ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पारा कांच से नहीं चिपकता या कांच पर नहीं चिपकता है, क्यों? तो आप बताओगे क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल जो होता है वो पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। किससे कम होता है? ससंजक बल से कम होता है। दोबारा मैं बता दूं कारण क्या है, क्यों पारा कांच पर या कांच से नहीं चिपकता या कांच पर नहीं चिपकता है, दोनों आप लिख लो, कांच पर। क्यों? क्योंकि क्या कहा दोस्तों मैंने? क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल यानी असंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। यही कारण है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता। ठीक है दोस्तों, ये होगा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दोबारा मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे तसल्ली होता है कि मैं एक बार और बता दूं। क्या बता है दोस्तों? पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्या कारण है या क्यों? तो क्या कहेंगे? क्योंकि पारा और कांच के मध्य जो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है यानी आसंजक बल जो होता है वो पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के मान से कम होता है। यही कारण है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए पानी कांच को भिगो देता है, पानी कांच को भिगो देता है, क्या कारण है? तो पानी कांच पर चिपकता है या भिगो देता है क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है वो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है। इसीलिए पानी कांच को भिगो देता है या पानी कांच से चिपक जाते हैं। क्या कहा दोस्तों? कि पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल जो होते हैं वो पानी के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से अधिक होते हैं। यहां पे ससंजक बल क्या होता है? पारा का कम होता है, पारा का ससंजक बल कम होता है। यही कारण है कि पारा कांच पर नहीं चिपकता है। ऑप्शन मिल गया आपके पास में, और इसमें हो जाएगा पानी कांच को भिगो देता। कारण, तो कारण आप क्या बताओगे कि पानी, क्या बोलोगे दोस्तों? पानी की बात करोगे, पानी के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल का मान अधिक होता है। यानी यहां पे पानी का अधिक ससंजक बल होता है, ससंजक बल होता है। ठीक है ना, अधिक ससंजक बल होता है जिसके कारण ये क्या करता है? भिगो देता है। ठीक है ना, ये दो मान कर। अब आपसे क्वेश्चन, पानी कांच को भिगो देता है या पानी कांच पर चिपक जाता है? पर चिपकता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? क्या कारण है? कारण है कि पानी का ससंजक बल का मान अधिक होता है।
पानी और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से पानी के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाले जो ससंजक बल का मान होता है वो अधिक होता है, इसीलिए चिपक जाता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्या कारण? क्योंकि पारा का जो ससंजक बल का मान होता है वो कम होता है, इसीलिए नहीं चिपकता। ये दोनों ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट माने जाते, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया उदाहरण। ये दोनों ही उदाहरण कभी न कभी पूछ लिए जाते हैं, और मैं सिर्फ ससंजक बल को ही छोड़ देते हैं पढ़कर, नहीं। अब अपने को ये भी ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, ये हो गए अपने ससंजक बल और आसंजक बल की टॉपिक का डिस्कस। अब जो मेन बिंदु, मेन पॉइंट आ जाते हैं पृष्ठ तनाव की बात, उसी अब पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। किसी भी द्रव पदार्थ में पृष्ठ तनाव आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव आ जाते हैं। किस बल के कारण आ जाते हैं? आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए सबसे पहले द्रव में पृष्ठ तनाव का क्या कारण है, किस कारण से आ जाते हैं, तो आपको क्या बताना है? ससंजक बल के कारण। किसके कारण? ससंजक बल के कारण। सबसे पहले द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण होना किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण होना, किसका गुण होना? पृष्ठ तनाव का गुण होना। किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। अब मेन पॉइंट, पृष्ठ तनाव क्या है, किसे कहते हैं पृष्ठ तनाव? पृष्ठ तनाव क्या है, किसे कहते हैं पृष्ठ तनाव? सबसे पहले यह समझना है, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है। डायरेक्ट में आ जाता हूं कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। क्या कहा मैंने आपको? कि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, यानी बिल्कुल स्वतंत्र, जिसके ऊपर कोई दबाव ना हो, स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है या प्रवृत्ति होती है। तो द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही क्या कहलाता? पृष्ठ तनाव कहलाता है। दोस्तों फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे शानदार है। मैंने क्या कहा? द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है, सदैव तनाव में होता या रहता है। किस में रहता है? सदैव तनाव में ही रहता है तथा इसमें, किसमें? द्रव की बात करते हैं। तथा इसमें या उसमें भी लिख लो, तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है द्रव में इस प्रकार के गुण होता है। यही कारण है कि वर्षा का बूंद गोलाकार होता है, पारे का बूंद भी गोलाकार होता है। जब वर्षा बरसती है बेटा, तो बारिश होती है, तो देखते हैं उसका जैसे धरातल पे टपकते हैं तो कुछ नैनो सेकंड बाद क्या बन जाते हैं? गोलाकार बन जाता है। फिर कुछ सेकंड बाद वो अपने आप समाप्ति हो जाते हैं। तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होना क्या है? द्रव के अंदर पृष्ठ तनाव का गुण का होना है। द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण के होने के कारण वर्षा का बूंद भी क्या होता है? गोलाकार होता है। दोस्तों यही कारण है, और यही कारण है कि पारे का कण भी क्या होते हैं? गोलेकार होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पृष्ठ तनाव। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है, या हम इसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात करेंगे पृष्ठ तनाव। ठीक है ना?
पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव बराबर अपने को सूत्र भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा इसमें सूत्र ही पूछे जाते हैं दोस्तों कि सूत्र किस प्रकार से अपन डिफाइन। तो पृष्ठ तनाव का सूत्र की बारे यदि बात करें तो यहां लिखेंगे पृष्ठ तनाव को हम डिफाइन व्यक्त करते हैं टी से, और टी बराबर होता है F/L, यानी बल बटा क्षेत्रफल। काल्पनिक रेखाएं लेकर हम तय करते हैं, तो लंबाई लेकर चलते हैं पृष्ठ तनाव के अंदर, इसीलिए हम यहां पे क्या लेते हैं? बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई काल्पनिक है, क्षेत्रफल को हम काल्पनिक ना मानकर लंबाई को डायरेक्ट लेके चलते हैं। तो बल बटा लंबाई, ये बल बटा लंबाई ही पृष्ठ तनाव का क्या हो जाए? सूत्र बन जाता है। तो आपसे पूछे पृष्ठ तनाव बराबर होता है तो बल F/L, यानी बल बटा लंबाई। इस तरह से पृष्ठ तनाव का मात्रक निकाला जाए तो मात्रक भी निकाल सकते हो, न्यूटन। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है। क्या होता है मात्रक इसका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। सॉरी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। और कभी कभी इसका मात्रक हम अलग लेके भी चलते हैं, इनका मात्रक हम अलग ढंग से लिखकर भी चलते हैं, और ये भी कहते हैं जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो अभी सबसे पहले ये होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, ये देखेंगे, फिर आगे अपन बात करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए पृष्ठ तनाव का अन्य मात्रक भी होता है, क्या? पृष्ठ तनाव का अन्य मात्रक भी होता है, तो मैं बता दूं, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस परिस्थिति में यदि पूछ लिया जाए कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, तो आपको डायरेक्ट बताना है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बताना? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। पहला क्या बताया मैंने? न्यूटन प्रति मीटर। यदि न्यूटन प्रति मीटर नहीं दे रखा है तो वहां पर क्या दे रखा होगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर किस परिस्थिति में दे सकता है मैं आपको बता दूं, यदि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाना हो तो द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में हम किसकी मात्रक लेंगे? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। वैसे पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है दोस्तों। अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा का बूंद का गोलाकार होना किसके कारण होता है? तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो वर्षा का बूंद का गोलाकार होना कारण क्या दोस्तों? पृष्ठ तनाव। पारे के कण का गोलाकार होना किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है जो हमेशा कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। और आपसे ये पूछा जाएगा तो आपको बताना भी होगा कि इसी तरह से अपन कारण समझ लेंगे और अपने को आंसर पे टिक लगाना है, ठीक है दोस्तों। आगे पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण भी होते हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि पतली सुई का पानी पर तैरना। किसका? पतली सुई का पानी पर तैरना। क्या कारण है? तो आपको बताना है पतली सुई के पानी पर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। किस तरह से? पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पे तैराई जा सकती है, ठीक है ना। तो आपको सिंपल सुन बताना किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट पूछा जाएगा साबुन के घोल के बुलबुले बनना। साबुन के घोल के बुलबुला बनना भी किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। और आसानी से मैल निकाल लिए जाते हैं कपड़े से, ठीक है ना। गर्म सूप का स्वादिष्ट होना यह भी किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आपसे उदाहरण सिर्फ पूछे जाएंगे। गर्म सूप का स्वादिष्ट होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण।
सहायता के कारण, केशिकत्व के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक लगाना है पृष्ठ तनाव के कारण। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जब अपन पानी में डुबोते हैं, शेविंग ब्रश जो करते हैं, यदि पानी में डुबोते हैं तो फैल जाती है, लेकिन जैसे उसको बाहर निकालते हैं तो आपस में चिपक जाता है। किसके कारण? तो आपको बताना पृष्ठ तनाव के कारण। तो चलिए दोस्तों, अपन कुछ उदाहरण है, उस उदाहरण को भी लिख लेते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण। नंबर 1 उदाहरण बताया, पतली सुई का पानी पर तैरना, ठीक है ना, गरम सूप का स्वादिष्ट लगना या स्वादिष्ट होना, ठीक है ना, शेविंग ब्रश का आपस में चिपकना, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है। सबसे एक और उदाहरण माना जाता है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि स्थिर जल की सतह पर, किस पे? स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। तो आपसे यहां पूछा जाता है कि स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता है, ठीक है ना, लेकिन जैसे उसमें मिट्टी तेल डाल दिया जाता है तो वो मच्छर का लार्वा क्या होता है? समाप्त हो जाता है और मच्छर लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है? तो आपको बताना ये भी होता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है ना। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है या डाला जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाती है, जिससे आसानी से कपड़ों से मैल निकल जाती है और धुलाई हो जाती है, ठीक है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना गया है, आपसे पूछ लिया जाए कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पानी का पृष्ठ तनाव होता है कितना, यानी पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है या अपरिवर्तित। तो आपको बताना है इनका मान घट जाता है दोस्तों। किनका मान? पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है जो उदाहरण आपको पेपर में कहीं न कहीं किसी न किसी तौर से क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाते थे। चलिए, पृष्ठ तनाव के बाद अब ये अपन नए टॉपिक देखेंगे, नए टॉपिक के रूप में लेंगे सहायता की बात करेंगे, जिसको कहते हैं विस्कोसिटी। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विस्कोसिटी की बात करेंगे। क्या होता है विस्कोसिटी, इसकी बात करते हैं अपन। सहायता, सयान बल, सयानता, सयान बल, सयान होता क्या दोस्तों? किस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सयानता का भी गुण द्रव में होता है? अपन तो अभी तक देखे नहीं। आप प्रतिदिन यानी डेली, दैनिक जीवन में हमेशा इसकी सामना करते हो। दूध पीते हो, घी का उपयोग होता है, ग्लिसरीन का उपयोग होता है, हर प्रकार के तरल पदार्थ का प्रयोग करते हो। कोई अधिक गाढ़ा होता है, कोई पतला होता है। तो किसी तरल पदार्थ का अधिक गाढ़ापन होना ही क्या कहलाता है? सयानता कहलाता है। जो तरल पदार्थ अधिक गाढ़ा होगा वो क्या कहलाएगा? सयानता कहलाएगा। उस तरल पदार्थ का गुण हो जाता है सयानता। तो अपन यहां सबसे पहले बात करें सयानता का मतलब है द्रव पदार्थ का गाढ़ापन होना। सिंपल से वर्ड में, आपको सिंपल परिभाषा में, सिंपल से वर्ड में पहले आपको ये समझना है कि क्या है सयानता का मतलब। क्या है सयानता का मतलब? है गाढ़ापन होना, तरल पदार्थ का गाढ़ापन होना। सयानता को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्कोसिटी, ठीक है ना। अब सयानता से पहले हमें सयान बल के बारे में जानना जरूरी है
कि आखिर किस प्रकार के बल हैं जिसके कारण हम पानी में तो आसानी से दौड़ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हवा में आसानी से दौड़ लगाते हैं। नॉर्मली यदि दौड़ना चाहते तो आसानी से दौड़ लेते हैं, लेकिन यदि पानी में यदि दौड़ना चाहे, तालाब, नदी, गंगा नदी में हम दौड़ना चाहते तो हम नहीं दौड़ पाते। क्या कारण है? ये तरल पदार्थ की सबसे विशेष गुण है, वही विशेष गुण क्या कहलाता? श्यानता कहलाता है। क्योंकि हवा के अपेक्षा अपन जो बात पानी में गाढ़ापन ज्यादा है, जिसके कारण हम उसमें नहीं दौड़ पाते, लेकिन हवा में आसानी से दौड़ लेते हैं। ये कुछ ऐसे तरल पदार्थ के विशेष गुण होते हैं जिन्हीं की अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। चलिए, श्यानता को समझने के लिए मैं सिंपल भाषा में सबसे पहले अपन बात करें श्यान बल की। किसकी बात करेंगे? श्यान बल, ठीक है ना। श्यान बल क्या होता है, किसे कहते हैं? किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल होता है, उसे ही हम श्यान बल कहते हैं। दोस्तों, श्यान बल किसे कहते हैं? क्या कहा? किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले जो घर्षण बल होते हैं, उसे ही हम श्यान बल कहते हैं। ठीक है ना? ओके दोस्तों, लिख दे अपन आपको। किसी द्रव या गैसों के दो क्रमागत परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्यान बल कहलाता है। ठीक है, ये सबसे पहले होना जरूरी है। श्यानता को समझने से पहले क्या होना चाहिए? श्यान बल। अब इसके अंदर सबसे पॉइंट जो है, अब अपन बात करेंगे श्यानता क्या होता है। ये द्रव का क्या एक विशेष प्रकार का गुण है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या कहा दोस्तों? अब श्यानता की बात करेंगे। श्यानता यानी विस्कोसिटी। क्या कहा दोस्तों? अब इसके लिए समझना अपने को किसकी परिभाषा क्या है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों में होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? श्यानता कहलाता है। तो लिख सकते हैं अपन यहां पे। क्या लिखा दोस्तों? द्रवों में श्यानता का गुण वह गुण है जिसके कारण द्रव विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है। द्रवों में श्यानता का गुण वह गुण है जिसके कारण द्रव विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता श्यानता कहलाता है। ठीक है ना? श्यानता के क्या कारण है? अब आपसे कोई पूछ लिया जाए श्यानता के क्या कारण है, तो आप ये भी बता सकते हो श्यानता का क्या कारण है। ठीक है ना? आसानी से दो क्वेश्चन आते हैं कि श्यानता किसे कहते हैं, आप बता सकते हो। हाँ, ये एक द्रव का विशेष प्रकार का गुण होता है जिसके कारण द्रव के विभिन्न परतों के बीच, किनके बीच? द्रव के विभिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। वही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। श्यानता का सीधा सटीक
अर्थ होता है कि द्रव में तरल पदार्थ का गाढ़ापन होना। जो जितना अधिक गाढ़ापन होगा वो विभिन्न प्रकार के परतों पे उतनी ही आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और जो सबसे अधिक विरोध करता है इसका मतलब उस तरल पदार्थ में सायनता का मान अधिक है, सायनता का गुण अधिक है। ठीक है ना, इस तरह से अपन बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सायनता के क्या कारण है। सायनता के कारण का मतलब है क्या है कि उसमें क्या होना, सहसंजक बल का होना। ठीक है दोस्तों, सायनता के कारण, सायनता के क्या कारण है, द्रव में सहसंजक बल का होना। डायरेक्ट में लिख देता हूं सहसंजक बल का कारण। सहसंजक बल का होना क्या है, सायनता का कारण है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई पूछ लिया जाए कि द्रव में सायनता के गुण पाए जाते हैं, किस बल के कारण पाए जाते हैं, आपको बताना सहसंजक बल के कारण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि द्रवों में सायनता का कारण द्रव में अणुओं के बीच कार्य करने वाले सहसंजक बल है। ठीक है, इन्हीं के कारण उनमें ऐसा होता है। गैसों में सायनता का कारण अणुओं की एक परत से दूसरी परत में अणुओं का विसरण होता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि गैसों में सायनता का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है, कि अणुओं की एक परत से दूसरे परत में अणुओं का विसरण होना। अणुओं का विसरण होना क्या कहलाता है, गैसों में सायनता का कारण कहलाता है। सायनता तभी कार्यशील होती है जब एक पदार्थ की विभिन्न परतों में सापेक्ष गति हो। यही कारण है कि ठोसों में सायनता नहीं होता है। किसमें सायनता नहीं होता? ठोसों में सायनता नहीं होता। सिर्फ सायनता के जो गुण पाए जाते हैं वो द्रव और गैस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कोई पूछ लिया जाए सायनता का गुण किसमें होता है, तो बताना है सायनता ठोस में नहीं होता है। सायनता सिर्फ द्रव व गैस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है? द्रव में होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। सबसे अधिक सायनता का मान किस में? द्रव में, और सबसे कम गैस में। आपसे यह पूछ लिया जाए कि आदर्श तापमान पर, किस तापमान पे? आदर्श तापमान पर सायनता का मान कितना होता द्रव पदार्थ में? तो कभी ऐसी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि आदर्श तरल द्रव पदार्थ का सायनता का जो मान होता है वो 0 होता है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई। ठीक है ना दोस्तों, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं कि आदर्श तरल द्रव पदार्थ का सायनता का मान कितना होता था। आपको बताना 0, लेकिन ऐसा व्यवहारिक में हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है दोस्तों आपके कि सायनता पे ताप का प्रभाव। सायनता पर ताप का प्रभाव, इसको भी समझ सकते हैं। ताप का प्रभाव, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं सायनता के अंदर यदि देखें तो। यानी ताप बढ़ा दिया जाए तो द्रव का सायनता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, घट जाती है। और यदि अपन बात करें कि गैस में, तो गैस में बढ़ जाती है। गैस में बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से द्रव का सायनता घट जाता है और गैस का बढ़ जाता है। इस तरह से आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पे द्रवों की सायनता क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना कम हो जाती है, जबकि गैसों की बढ़ जाती है। अब आपके पास आता दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, आपको यह भी बताना है कि दाब पड़ने से क्या होता है। यह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं कि द्रवों में सायनता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है।
द्रवों में सायनता जो होता है, द्रवों में सायनता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तथा गैसों की सायनता क्या होता है, दाब बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपसे पूछ लिया जाए कि दाब का प्रभाव, द्रव का सायनता पर दाब का प्रभाव क्या होता है, बढ़ने से, दाब बढ़ाने से बढ़ती है और गैस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में। द्रव में गैसों की अपेक्षा सायनता अधिक होता है दोस्तों, ये सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सायनता की इकाई जो होता है दोस्तों वो सायनता गुणांक में मापा जाता है। आपसे पूछ लिया सायनता की माप होती है तो क्या बताओगे, सायनता गुणांक। और सायनता गुणांक का जो मात्रक होता है वो डेका पॉइज होता है या पास्कल सेकेंड होता है दोस्तों। क्या होता है, पास्कल सेकेंड। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए सायनता की माप, किसकी माप, सायनता की माप होता है, मापा जाता है किससे, सायनता गुणांक से, किससे, सायनता, जिसे हम नीटा से डिनोट करते हैं दोस्तों। और सायनता गुणांक का जो मात्रक होता है वो डेका पॉइजली होता है या हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। सबसे अधिक सायनता जो होता है वो किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे कम किस में बताया मैंने, गैस में होता है, लेकिन ठोस में बिल्कुल ही नहीं होती दोस्तों। ये हमारी सायनता और पृष्ठ तनाव की जो द्रव की विशेष प्रकार की गुण थी वो आज समाप्त हो गया। अगले नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केशिकत्व की बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।